देखिए, वैसे तो भारत को आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन उस समय देश की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि पार्लियामेंट में बैठी सरकार के लिए कोई भी डिसीजन लेना या कंपनी के लिए कोई एक्ट या नए कानून को लाना इतना भी आसान नहीं था। यूं तो किसी के भी फ्यूचर का पता लगाना इतना आसान नहीं होता कि उसका भविष्य कैसा होगा। ये बात है साल 1980 की, जब हर्षद मेहता पहली बार इंडियन शेयर मार्केट में कदम रखते हैं। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की, जिसको लोग द बिग बुल भी कहते हैं। साल 1973 में 18 साल के हर्षद मेहता रायपुर में रहते थे, जहां उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और इसी के चलते वो मुंबई में नौकरी करने के लिए जाते, जहां वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए के साथ एक क्लर्क की जॉब करने लगते हैं। हर्षद मेहता और उनका छोटा भाई अश्विन मेहता जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी किया करते थे, लेकिन काफी सारे साइड बिजनेस ट्राई करने के बाद दोनों शेयर मार्केट में किस्मत आजमाते हैं। 1980 के दौर में शेयर मार्केट में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी, जहाँ मैनुअली शेयर को खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और इस ट्रेडिंग रिंग में जॉबर और ब्रोकर को जाना अलाउ होता था, जहां जॉबर का काम क्लाइंट के बिहाफ पर शेयर्स को खरीदना और बेचना होता था। और यहीं से हर्षद मेहता के मन में एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन जागने लगती है, लेकिन उसके लिए हर्षद को जॉबर बनना जरूरी था और काफी रिक्वेस्ट के बाद उन्हें बीएसई में एक जॉबर की पोस्ट मिल जाती है, जहां उन्हें पहले ही दिन 2000 रुपए का लॉस होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और अगले कुछ सालों तक लगातार अपनी स्किल्स पर काम करने के बाद हर्षद मेहता एक सक्सेसफुल जॉबर बन जाते हैं। यहाँ हर्षद मेहता को समझ आया कि शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने के लिए कंपनीज की इंटरनल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जो दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले हो। यहाँ से उन्होंने कंपनी के उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाने स्टार्ट करे जो उन्हें उन कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन देने लगे, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो उस समय लीगल थी क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी कानून नहीं आया था और आज ये इलीगल है। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पर ना सिर्फ दूसरों के लिए ट्रेड करते थे, बल्कि खुद का भी पैसा इन्वेस्ट करते थे। 1982 तक वो अपनी इस इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू काफी पैसा कमा चुके थे और अपनी फैमिली को मुंबई में एक बड़े घर में शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ से हर्षद मेहता को बुरे दिनों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने ब्रोकर्स का कर्ज लौटाने के लिए अपनी वाइफ की ज्वेलरी को गिरवी रखना पड़ा। और फिर जून 1982 में हर्षद मेहता ने फिर एक बार शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सोचा और इस बार हर्षद ने छोटे शेयर्स को खरीदने और बेचने की शुरुआत करी और साल भर बाद इन शेयर्स के प्राइस बढ़ने लगे और यहीं से हर्षद मेहता ने अपनी दूसरी और फर्म्स के साथ ज्यादा पैसे बनाए। धीरे धीरे हर्षद ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया था। मुंबई में उन्होंने एक लग्जरी पेंट हाउस खरीदा, 29 कार के साथ इंडिया की पहली लेक्सस कार के मालिक भी रहे और लोग उन्हें द बिग बुल के नाम से जानने लगे। मार्केट में हर्षद की इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जिस शेयर में हाथ डालते उसके प्राइस रातों रात आसमान को छूने लगते। मीडिया भी उन्हें अपनी मैगजीन के फ्रंट कवर पर दिखा रहे थे और 1990 में वो इंडिया के सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर में से एक थे। साल 1990 में आरबीआई को रिपोर्ट मिलती है कि बीआर का मिसयूज करा जा रहा है और इसी के बिहाफ पे आरबीआई ने बीआर की इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था, जिससे फेक बीआर को मार्केट में पूरे तरीके से बैन कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी दिसंबर 1991 में हर्षद एसबीआई से 500 करोड़ ले चुका था, जिसको वो टाइमली वापस नहीं कर पा रहे थे। और वहीं एसबीआई के काफी सारे दबाव के बाद हर्षद मेहता का ये स्कैम सुचेता दलाल, जो कि एक न्यूज एंकर थी, उनके द्वारा लीक हो जाता है और उन्होंने 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इस स्कैम को बताया। इस एक्सपोज के चलते गवर्नमेंट ने हर्षद मेहता के ऊपर इनकम टैक्स, आरबीआई और सीबीआई इंक्वायरी बैठाई, जिसे फाइनल रिजल्ट में ये पता चला कि उन्होंने बैंक के साथ 4000 करोड़ रुपए का स्कैम करा था।